हेलो फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। एक्सरसाइज ई चल रही है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, या मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे गलती हो गई, तब हम कहते हैं ना आई एम सॉरी वरिंग यू, तुम्हें मैंने चिंता में डाला। विद माई ट्रबल्स, मेरी परेशानियों का। ट्रबल्स दोस्तों, आपको बताना है ट्रबल्स के लिए डी से शुरू होता हुआ एक सिनोनिम, बहुत सिंपल सा सिनोनिम है, आपको लिखना है कमेंट बॉक्स पे। ट्रबल्स के लिए एक सिनोनिम चाहिए मुझे, समानार्थी पर्यायवाची शब्द चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि आई एम सॉरी कि मेरी तकलीफों के लिए मैंने तुम्हें चिंतित किया। बट व्हेन आई हैव एक्सप्लेन्ड, जब मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड, तुम समझ जाओगे। मुझे इस बात का कंफर्म है, श्योर हूं मैं। वैसे तो बता दूं दोस्तों, मुझे पर्सनली लगता है कि इसमें 2 एरर्स होने चाहिए। ग्रामेटिकली पहली बात तो आई एम सॉरी वरिंग, ये थोड़ा सा स्ट्रक्चर ही अटपटा सा है। यहाँ पे जिरंड का प्रयोग किया गया है, जबकि हम चाहेंगे यहाँ पे इन्फिनेटिव का प्रयोग हो, यानी कि आई एम सॉरी टू वरी यू, मुझे इस बात की चिंता है। मतलब आई एम सॉरी, मैं माफी मांगूंगा, माफी चाहूंगा कि मैंने तुम्हें चिंतित किया मेरी ट्रबल्स के साथ। दूसरा, ग्रामेटिकली मुझे लग रहा है कि यहाँ ये जो वेन है ना, मतलब जब मैं बता ही चुका हूं तो फिर ऐसा क्यों होगा। मतलब यहां पे आएगा कि वंस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, जब मैं तुम्हें बता चुका होऊंगा उस समय तो तुम कर ही लोगे, तुम समझ ही लोगे मेरी बात को, मेरी बात तुम्हें समझ आ जाएगी, मेरे सिचुएशन तुम्हें समझ आ जाएगी, ऐसा ये कहना चाह रहा है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आऊं दोस्तों बहुत ही प्यारी सीरीज, एक उम्दा सीरीज, एक शानदार सीरीज, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी। दोस्तों बहुत ही प्यारी, बहुत ही शानदार ये सीरीज है। इतनी प्यारी किताब है दोस्तों कि आप कोई भी चीज इसमें से मिस नहीं कर सकते। ग्रामर का एक एक क्वेश्चन बहुत हेल्प करेगा आपकी। और उससे बढ़कर बात दोस्तों कि यहां जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, एक एक चीज के बारे में बताया जा रहा है, वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्यों? किताबें बहुत सारी हैं दोस्तों दुनिया में, लेकिन जब तक हमें उसको पढ़ने का तरीका नहीं आए, वो किताबें किस काम की। इस किताब के बारे में स्पेशली कहना चाहूंगा दोस्तों, बहुत बहुत ब्यूटीफुल किताब है ये। द वे इट इज रिटन, द वे इट इज कंपाइल्ड, सुपर्ब आइडिया, सुपर्ब। लेकिन साथ साथ में जब एक तड़का डिजिटल तैयारी का लग जाता है, जब आपको ये पता चल जाता है कि इसमें कौन सी चीज किस कारण से, मजा ही आ जाता है। यहां एक कोटेशन ऑफ द डे लेके आए दोस्तों। माई लाइफ इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। क्या कहना चाहती है ये लाइन दोस्तों? ये बहुत सिंपल सी बात कहना चाह रही है कि लर्निंग का स्कोप कभी खत्म नहीं होता है। अंडर कंस्ट्रक्शन आप हमेशा रहते हैं। आप बड़े हो जाएंगे तो भी आप कुछ ना कुछ हमेशा नई चीजों को सीखते रहेंगे। नथिंग इन द वर्ल्ड इज नोन एज परफेक्ट। परफेक्ट कुछ नहीं होता है, हमेशा लर्निंग फेज में रहिए। जो मेरे सामने कैमरा है, हम उससे भी कुछ सीखेंगे। हमारे ऊपर जो लाइट्स हैं, हम उससे भी कोई सीखेंगे। मेरा छोटा बच्चा है, उससे भी कुछ सीखेंगे। और आप मुझे देख रहे हैं तो मुझसे आप कुछ सीखेंगे। मतलब अल्टीमेटली मेरा ये कहना है दोस्तों कि हमेशा हमारा लर्निंग फेज जारी रहना चाहिए। हर समय लर्निंग के लिए हमारा आंख कान खुला होना चाहिए, हमारा दिमाग चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए खुला होना चाहिए। यही मैं कहना चाह रहा हूं। सो माई लाइफ इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन अगर चीज रहेगी तो हमेशा बेहतरी के लिए जो स्कोप है वो हमेशा रहेगा। ऐसा मैंने सुना है, कितना सही कितना नहीं वो आप जानिएगा। मैंने ऐसा सुना है कि जो आमतौर पे सभी मंदिर होते हैं, वैसे मुख्य तौर पे मैंने बात करी है बिड़ला मंदिर, उनको एक बात कही गई है कि भैया देश में जितने भी बिड़ला मंदिर हैं वो सारे हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन होने चाहिए। मतलब कार्य जारी है, ऐसा होना चाहिए। कार्य हमेशा चलते रहना चाहिए, निरंतर। तो दोस्तों अगर कार्य चलता रहेगा तो उसके लिए पैसा आता रहेगा, निर्माण चलता चला जाएगा। सो ऐसा उनके बारे में सुना। और जनरल वे में आप देखेंगे कि बड़े बड़े जो मंदिर होते हैं वो हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन होते हैं, क्योंकि सीखने का स्कोप बहुत ज्यादा है। हमेशा लर्निंग करते जाइए, हमेशा बेहतर बनाते जाइए अपने आप को। उसका कोई एंड नहीं है, उसका कोई लिमिट नहीं है। सो योर लाइफ शुड ऑलवेज बी अंडर कंस्ट्रक्शन, एडिंग समथिंग एंड समथिंग ऑलवेज, एवरी मोमेंट, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीखने सिखाने की बात आई है तो एक नया अंग्रेजी का वर्ड मैं आपको सिखाऊं। द वर्ड इज एब्ज्योर। एब्ज्योर का मतलब है फॉर्मली रिजेक्ट और डिसअवो a formerly held belief, usually under pressure।
आप किसी प्रेशर में हैं, आपको कहा गया है कि पहले जो तुम इस बात को मान रहे थे उसे हटा दो, डिसअप्रूव कर दो, डिसअवो कर दो, छोड़ दो उस बात को, यानी कि रिजेक्ट कर लो फॉर्मली लोगों के बीच में कि भैया अब मैं इस बात को नहीं मानता, नहीं मानती। शी एब्जॉर्ड हर बिलीव्स, उसने अपनी बिलीफ को छोड़ दिया, त्याग दिया। जो पहले आपके दिमाग में बहुत स्ट्रांग मान्यता है उस मान्यता को हटा देना। जो आप किसी चीज के अंदर बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं उस विश्वास को, विश्वास में अविश्वास ले आना इज नोन एज अब्ज्योर कहा जाता है। फॉरस्वेयर भी कहा जाता है, रिकांच भी कहा जाता है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमें तो एक्सरसाइज में आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे आई एम सॉरी आए, यहाँ तो बहुत ज्यादा ही मुझे खेद है, अति 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 बहुत ज्यादा खेद है, परेशान, मतलब मैं माफी चाहूंगा। दैट अ प्रीवियस एंगेजमेंट, अ प्रीवियस एंगेजमेंट, एंगेजमेंट का मतलब है आपका किसी ना किसी से जुड़ाव। ये वो शादी से पहले होने वाली सगाई वाला एंगेजमेंट की बात नहीं कह रहा है, किसी ना किसी से किसी प्रकार का जुड़ाव होना चाहिए, एंगेज होना चाहिए, काम से कनेक्टेड होना चाहिए। तो ये कहना चाह रहा है कि एक प्रीवियस यानी पहले से हुआ हुआ एक एंगेजमेंट है। विल प्रिवेंट मी, प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट मी, प्रिवेंट मी का मतलब है कोई चीज का रोकना, मी यानी मुझे रोकेगा। फ्रॉम कॉलिंग ऑन यू टुनाइट, तुमसे अगर मैं बात करूं तो मैं पहले का जो एक एंगेजमेंट है, मैंने पहले ही किसी को हाँ कर रखा है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग कि यार पहले ही किसी के साथ वादा कर रखा है, अब मैं उस एंगेजमेंट को नहीं तोड़ सकता, वो मेरा प्रायर कमिटमेंट है, इसलिए मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों 7 नंबर में मुझे एरर नजर नहीं आती है, नो एरर कर दीजिए इस वाक्य को। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं दोस्तों। नो स्टूडेंट इज एज इंटेलिजेंट एज माई सन, उतना समझदार नहीं है कोई भी स्टूडेंट जितना मेरा सन है। ये इसकी हिंदी हो गई है और आमतौर पे यही बोलते हैं, लेकिन आपको ये बात समझना है दोस्तों हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे सन के जितना इंटेलिजेंट कोई भी स्टूडेंट नहीं है। क्या मेरा सन स्टूडेंट नहीं है? क्या वो स्टूडेंट का पार्ट नहीं है? बिल्कुल है। तो वो भी स्टूडेंट है, बाकी सब भी स्टूडेंट है, और उस माय सन को बाकी सबसे अलग करने के लिए, क्योंकि कंपैरिजन जब आप करेंगे तो आप चाहेंगे कि भैया उसकी बात ना करें, राइट? तो आप चाहेंगे कि उसको बाकियों से अलग कर दें। तो जब आप अलग करने की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, एक अंग्रेजी का शब्द है जो बहुत काम आता है, नो अदर स्टूडेंट इज एज, कोई भी दूसरा विद्यार्थी उतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना मेरा सन है। भाई मेरा सन भी स्टूडेंट का पार्ट है। आप कहेंगे कि कोई भी स्टूडेंट मेरे सन जैसा इंटेलिजेंट नहीं है, मेरी बात को समझिएगा, कोई भी स्टूडेंट मेरे सन जितना इंटेलिजेंट नहीं है। राम थे वो भी नहीं है, मोहन थे वो भी नहीं है, मेरा सन वो तो है। यानी आपने सन का कंपैरिजन सन से कर लिया। सन को बाकी लोगों से अलग करने के लिए हमें अदर का प्रयोग करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, क्वेश्चंस आते हैं ऐसे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूं दोस्तों। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर, सबसे महत्वपूर्ण जो फीचर है ऑफ आवर प्रोडक्ट्स, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक ऐसी क्लासिक बात क्या है? आर दैट, वो ये है, दे आर डेवलप्ड इन हाउस। वो तो भैया सारे के सारे डेवलप्ड इन हाउस ही हैं, बाहर से मंगाने की जरूरत नहीं है। हमारे जितने प्रोडक्ट हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग हम ही करते हैं, हम बाहर से मंगा के ट्रेडिंग नहीं करते हैं, ऐसा ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है। तो यहां तो बात हो जाती है पूरी। अब बात करते हैं दोस्तों एरर कैसे निकालूं। तो ध्यान से देखिएगा, यहां आर आया है जो कि प्लूरल का द्योतक है, सूचक है। यहां भी आर आया, ये भी एक प्लूरल का ही सूचक है। अब बात को समझना है कि कौन सा वाला हेल्पिंग वर्ब किसके लिए लगाया जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, हमारे प्रोडक्ट्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, यानी ये जो आर है वो कन्वर्ट किस में होना चाहिए? इज में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि प्रोडक्ट्स हमारा सब्जेक्ट नहीं है, प्रोडक्ट्स का फीचर सिंगुलर है, यहां इज आएगा। और ये जो आर है, ये तो इसका दे यहां पड़ा है ना, ये तो दे के लिए आया, दे बहुवचन है, प्लूरल है, दे के लिए आर आता है, फीचर के लिए इज आता है। क्वेश्चन नंबर 9 का एरर जो है बी पार्ट में है, आर की जगह इज करेंगे। रीजन मैं बता चुका हूं कि क्यों करेंगे। आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। When he was tired, जब वह बहुत ज्यादा थक गया था,
ही टुक रेस्ट, उसने रेस्ट ली, अंडर द शेड ऑफ द ट्री, पेड़ की छाव में। अब मजे की बात क्या है दोस्तों, वो समझानी है मुझे, ये तो मैंने हिंदी बता दी आपको। पेड़ के नीचे अगर आप बैठ रहे हो, मान लो यहां पे एक बहुत बड़ा पेड़ है, ठीक है ना, और उस पेड़ के नीचे यहां आप बैठ रहे हो, तो कह देंगे अंडर द ट्री, कोई आपत्ति नहीं है, अंडर द ट्री, अंडर अ ट्री, जो आपकी इच्छा हो वो कर लो। लेकिन जब आप पेड़ की छांव में बैठोगे, आप पेड़ की छांव को उठा के उसके नीचे बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे ना, आप तो पेड़ की छांव में बैठेंगे ना मेरे भाई। तो इन द शेड ऑफ द ट्री, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारी बार ये स्टूडेंट छोटी छोटी बातें नहीं समझ सकता। अंडर यानी उसके नीचे बैठोगे, आप शेड के नीचे थोड़ी बैठोगे, शेड में जहां छाया पड़ी है उसमें ही तो बैठोगे, पेड़ की छाव में, ऐसा ही तो कहते हैं मेरे दोस्त। तो यहां एक और अध्याय समाप्त होता है दोस्तों, एक चैप्टर का एक्सरसाइज और एक्सरसाइज का एक पोर्शन हमने समाप्त किया है। एक और पोर्शन अगले वीडियो में हम लेंगे। आप जब तक बने रहिए, आप ही का प्यारा चैनल है दोस्तों ये डिजिटल तैयारी। थैंक यू। Please like, share, subscribe.